नमस्कार, सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत जी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दिल से एक लेख लिखा है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पीएम मोदी ने इस लेख में मोहन भागवत जी के साथ अपने गहरे और मजबूत संबंधों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिन्होंने वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। भागवत जी का पूरा जीवन सत्ता प्रेरणा देने वाला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक युवतियों ने अपना घर परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी रहे हैं। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उन्होंने हमेशा राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को सर्वोपरि रखा। भागवत जी ने न केवल विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और नेतृत्व को भी जोड़ा। पीएम मोदी ने लिखा कि भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना ये मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता है। पीएम मोदी ने लिखा कि यदि हम व्यापक संदर्भ में देखें तो संघ के 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाज सेवा करने की दिशा दी है और तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर बल भी दिया है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा, इसलिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। भागवत जी हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रबल पक्षधर रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं। आज हम नमन करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आपको बता रहे हैं कि 100 सालों की यात्रा में राष्ट्र निर्माण में संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में सवाल आरएसएस ने युवाओं को राष्ट्र सेवा में कैसे प्रेरित किया, राष्ट्र निर्माण में संघ का योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत विचार को कैसे सशक्त किया, समाज कल्याण के लिए संघ की भूमिका कितनी जरूरी, ये तमाम सवाल हैं। करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले बीते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की थी। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा।
जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, आप चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। सर, संघ चालक का जन्मदिन है और जिस तरीके से लगातार संघ की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ा वैसे वैसे संघ ने अपनी बड़ी ही विशेष भूमिका यहां पर निभाई। सबसे पहले आप उस पर प्रकाश डालें। के अंदर मोहते जी के मोहते बाड़े नागपुर के अंदर उसकी स्थापना होती है। कुछ स्वयंसेवकों को, बाल स्वयंसेवकों को लेकर के उससे पूर्व बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी इकट्ठा होते हैं कि ऐसा संगठन बनना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उससे पहले संघ की स्थापना से पहले वो जेल में गए और जेल जो में रहकर असहयोग जो खिलाफ उस समय आंदोलन हुआ उसमें वो जेल में रहे, खिलाफत आंदोलन हुआ और तमाम चीजें हुई। उसके बाद चितरंजन दास और तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने उनके स्वागत में भी एक कार्यक्रम रखा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक स्वतंत्रता सेनानी ने देश के अंदर, देश के युवाओं के अंदर, देश के बालकों के अंदर, तरुणाई के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए, और वो राष्ट्रीय चेतना के अंदर भारत एक सक्षम भारत, भारत एक सबल भारत, भारत को जो तोड़ने का प्रयास विगत वर्षों में हुआ था, यानी कि मुगल के पीरियड के अंदर जाति जैसी व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा काम को जाति का आधार बना देना, तो खंड खंड हिंदू समाज के कारण से भारत के अंदर तमाम तरह के आक्रांतों का आना हुआ। ये डॉक्टर हेडगेवार जी के दिमाग में, डॉक्टर मुंजे के दिमाग में, तमाम उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके दिमाग में विषय चल रहा था कि भारत गुलाम क्यों हुआ, भारत की गुलामी के पीछे का कारण क्या है, प्रशासनिक अधीनता की गुलामी जो थी हमारे ऊपर, उसके पीछे कारण क्या था। तो कारण में यह था कि हिंदू समाज का विदेशी ताकतों के द्वारा समय समय पर तोड़ देना, तोड़ा जाना। ऐसे इसलिए जब संघ बना तो संघ ने हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं रखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा। और डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि राष्ट्र यानी हिंदू, राष्ट्र यानी हिंदू कहते ही जो तमाम तरह की विविधताओं को आइडेंटिफाई किया गया था लोगों के द्वारा, उसको भिन्नता बताया गया था, उसको हमने विविधता मानते हुए, सबको सहज स्वीकार करते हुए एक झंडे के नीचे सबको लाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और उसी का परिणाम था कि आजादी की लड़ाई के अंदर तमाम सारे केसेस जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पे लगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेजों की रिपोर्टों के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से मेरठ प्रांत के अंदर संघ के 1 दर्जन से कार्यकर्ताओं को बलिदान देना पड़ा, किस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भैयाजी धानी ने अपने घर में वहां रखा। ये सारा सबके सामने है। तो कहने का मतलब है संघ की ये 100 वर्षों की यात्रा के अंदर संघ ने समाज के निर्माण के लिए, समाज के एकत्व भाव से समाज चले, इसके लिए काम किया। बिल्कुल। और इसलिए आज दुनिया के अंदर सारे लोग एक स्वर में संघ का सम्मान करते हैं। हम लोग सब छोटे बाल स्वयंसेवक थे, हम लोग कहीं भी जाते थे तो कहते संघ के स्वयंसेवक है, संघ के स्वयंसेवक यानी ईमानदार होंगे, संघ के स्वयंसेवक यानी देशभक्त होंगे, संघ के स्वयंसेवक की जो टीआरपी है वो समाज के अंदर सबसे ज्यादा रही है। तो इसलिए आप देखिए कहीं पर भी कोई सेवा का कार्य होता है, संघ के स्वयंसेवक आपको स्वतः दिख जाते हैं। और इसलिए संघ में हम अक्सर कहते हैं कि संघ कुछ करता नहीं, स्वयंसेवक कुछ छोड़ता नहीं। स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। आज हमारे हजारों की संख्या में संगठन है। ये जो 36-37 संगठन है, ये तो एक संगठन है, इनसे भी निकल करके तमाम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग विविध तरीके के काम करने के लिए संगठन बनाए। प्रद्युमन जी, आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। केवल 10 लाख लोग गए हैं, ये जो अपने घूमते रहते घुमंतु जाति के लोग, 10-12 लाख 15 लाख देश भर के अंदर होंगे। सरकार भी नहीं सोचती इनके बारे में जी। लेकिन संघ ने
घुमंतु नाम से एक आयाम बना करके इन घुमंतु समाजों के बीच में काम करने का काम शुरू किया। मैंने उस पर एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा कि आप सोचिए कि कितना बारीकी से संघ सोचता है, कितना बारीकी से। जिस गढ़िया लोहार के बारे में जो बेचारे रोड के किनारे रह जाते हैं, उनकी संख्या भी देश में 50 लाख 30 लाख होगी, इतनी होगी, लेकिन उनके बारे में भी उनको भी पूरी तरह की वो मानवीय सुविधा मिले, मानवीय चीजें मिले। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पूरा आयाम बना करके, पूरा एक प्रकल्प बना करके इनके लिए काम करना शुरू करा। इतना ही नहीं है प्रद्युमन जी, ये जो आपको रेडी पटरी वाले दिखते हैं ना, रिक्शा चलाते हुए दिखते हैं जी, संघ का लघु उद्योग भारती इन छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का लोन उपलब्ध करा करके इनके काम धंधे भी शुरू करने का काम करता है। आप सोचिए कैसे समाज सबल बने। और ये सब कुछ करते हुए कांग्रेस जैसे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं हमारे लोगों का, लेकिन ये, और कई बार संघ पे बैन भी लग गया, लेकिन संघ ने कभी भी उसकी आलोचना नहीं करी, क्रिटिसिज्म नहीं करी कांग्रेस के। बोला ठीक है, उसका काम वो करे, हमारा काम हम करते, हम समाज का काम करेंगे, क्योंकि समाज हमारा है और हम समाज के हिस्से हैं। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं 100 साल संघ ने जब पूरे किए हैं तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और जिस तरीके से विस्तार से आपने बताया, कोई छोटी बात नहीं है। एक संगठन बनता है, 100 साल पूरे करता है और वो संगठन लगातार आगे ही बढ़ रहा है, देश हित के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजय जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अजय जी, इस तरीके से 100 साल संघ के पूरे होते हैं, संघ की भूमिका हमेशा ही काफी ज्यादा अहम मानी गई है, चाहे फैसलों को लेकर हो या फिर देश में युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व को किस तरीके से मजबूत करना है, उसको लेकर हमेशा संघ आगे रहा है। आप किस नजर से अभी देखेंगे उस सब पूरी यात्रा को जो 100 साल की यात्रा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संघ का 1925 में जन्म हुआ, विजयदशमी के दिन नागपुर में। और आपको बतलाना, 100 वर्ष के उसमें दुनिया में जो संघ ने काम किया है, पहली बात तो मैं बता दूं, वो हिंदुत्व की बात नहीं, राष्ट्रीयत्व की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम रखा, हिंदुत्व नहीं। और हिंदुत्व का मतलब होता है, आप देखिए जितना मुस्लिम भी है उसको हिंदुस्तान कहता है, और आप पश्चिम के कंट्रियों को देखिए, सब अपने को हिंदुस्तान कहते हैं, अरब कंट्रियाँ सब। तो हिंदुस्तान का मतलब यह है, यहाँ का जो सभ्यता है उसमें मुस्लिम भी रहते, ईसाई भी रहते। दूसरी, संघ ने जो है सबसे मेन बात है जो 100 साल में कार्य किया, राष्ट्र की एकता में, समानता का किया, अनेकता को एकता में। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, हर नेता ने, हर एनजीओ ने जातवाद फैलाया। अगर जातवाद किसी ने खत्म किया है तो सिर्फ आरएसएस की शाखाओं में आपको बता रहे हैं नाम चलता है, मधुकर जी, रामलाल जी, श्यामलाल जी, घनश्याम दास जी, मगर जात नहीं चलती। दुबे जी, तिवारी जी, यादव जी, ये सब नहीं चलता। ये देन संघ की रही। अब आपको बता रहे, भागवत जी ने जितना काम किया, चूँकि मैंने संघ की रिपोर्टिंग की है, लगभग 40 साल रिपोर्टिंग की है मैंने, और संघ के ही अधिकतर, एक समय ये पोजीशन था, संघ की आप न्यूज़ कवरेज नहीं कर सकते थे उसको। मैं दूरदर्शन में था, मेरी नौकरी इसी बाद में मैं निकाल दिया गया था कि मैंने संघ की शाखा का दिखा दिया था, कवरेज करके ले आया था, मतलब ये पोजीशन थी। मगर आपको बता रहे हैं, संघ ने कार्य किया है, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बता दें, जिस समय देश खतरे में हुआ 48 में, और जब कश्मीरी कबायली अंदर आने लगे, उस समय पटेल जी को इस बात का ताजुब हुआ कि संघ के लोग कश्मीर पहुंच गए और उन्होंने कत्लेआम से बचा लिया। भारत में जो विलय हुआ उसमें संघ की वो थी कि वहाँ की हवाई पट्टी में संघ के स्वयंसेवक, ये बात पटेल जी ने मानी। इसके बाद उन्होंने नेहरू जी से कहा कि प्रतिबंध वापस ले लो। 1947 की मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, सिंधी समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में 90% बीजेपी को वोट देता है। फैजाबाद से निर्मल खत्री लड़ते थे कांग्रेस से, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। वहाँ हमने सिंधी समाज से पूछा, तमाम जगह पूछा, आप बीजेपी को वोट क्यों देते? उन्होंने एक बात कही कि आरएसएस के लोग 1947 में हमको पाकिस्तान से लाए, हमको खाना दिया, पानी दिया, हमको टेंट में रखा, हमारा संरक्षण दिया, हम उस चीज़ को नहीं भूलें, इस कारण देते हैं वोट। ये सिंधी समाज का आज भी बुजुर्ग पालन कर रहा। अब आप आइए दूसरी, आपको जो मैंने आंखों से देखा, एक बार दंगा हुआ गोंडा में,
तो गोंडा जब दंगा हुआ उसके बाद उसके पुनर्वास का जो काम आरएसएस ने किया, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ ले करके नानाजी देशमुख ने, वो आज भी याद किया था। मैं आपको अभी बतला रहा हूँ, अभी केरल में जलजला आया था, तो केरल में जब ये हुआ तो केरल के वायनाड वगैरह में वहाँ आरएसएस के स्वयंसेवक लगे, वहाँ के बाढ़ में उसके पहले लगे, तो वहाँ के मुस्लिमों ने स्वीकारा कि वास्तव में कोई भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि हमको जान से बचाया इन लोगों ने। दूसरी, ये काम भागवत जी ने आके उसमें और फास्ट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम जमात से उनकी बातचीत हो रही, बहुत सौहार्दपूर्ण हो रहे। भागवत जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ऐसा नहीं कि हर जगह आप शिवलिंग निकाल दें, ये भागवत जी ने कहा। दूसरी, भागवत जी ने टूटते हुए परिवारों के लिए चिंता की, कुटुंब योजना अपने यहाँ शुरू की। आज ये पोजीशन है, एक घर में पति पत्नी की नहीं पट रही है, सास बहू की नहीं पट रही है, बाप बेटे की नहीं पट रही है, पूरा घर एक नहीं है। अगर पिताजी 4 भाई थे वो भी अलग हो गए, फिर एक पिताजी और माताजी के 3 लड़के थे वो भी अलग हो गए, और उसके बाद पति पत्नी भी अलग हो गए। इतने बड़े समाज को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, और जो राष्ट्र एकता का काम किया, मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम वाशिंगटन ने किया था अमेरिका को बनाने में, जो काम अलेक्जेंडर ने किया था, जो काम सिकंदर ने किया था, जो काम भारत में चाणक्य ने किया था, उसके बाद राष्ट्रीयता का काम ये भागवत जी ने। दूसरी आपको बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक सोच की, उस सोच को डेवलप किया, उसको माना। आज जो महात्मा गांधी जाने गए हैं वो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे, बाल गंगाधर तिलक के, और बाल गंगाधर का स्वरूप। और दूसरी आपको बता रहे हैं, आज के दिन ही एक भाषण दिया था शिकागो में विवेकानंद जी ने। इनका अगर कोई स्वरूप है यहाँ भारत में तो वो भागवत जी हैं। दूसरी भागवत जी के, भागवत जी ने आज हम आपको बतला रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर मोहन यादव, और तमाम जगह दलित लोग आए, वो भागवत जी की वजह। आदिवासी पूरा हिंदुस्तान से कट रहा था, देश से कट रहा था, राष्ट्रीयता से कट रहा था, उसके अंदर देश विरोधी भावनाएं भरी जा रही थी, लेकिन संघ ने मगर उसको आरएसएस जोड़ने ने का बचा काम लिया। किया। बिल्कुल, संघ ने उसको जोड़ने का काम किया, कोई शक नहीं। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबू जगजीवन राम ने कही थी, जो कांग्रेस के नेता थे, ये बात प्रबल मुखर्जी ने कही, और ये बात कांग्रेस के कई नेताओं ने स्वीकार की। मैं आपको बिल्कुल एक फैक्ट घटना इस पे बतला रहा हूं। इंदिरा गांधी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, अटल जी ग्वालियर में थे, बोले मैं इंदिरा जी बोल रहा हूं। तो अटल जी को लगा रात को 1:30 बजे कि इंदिरा जी इतनी रात को, बोले सच? तो बोले हाँ मैं अटल जी, मैं इंदू बोल रही हूँ। तब अटल जी को ताजुब, बोले आप कहाँ हैं? बोले मैं ग्वालियर में। बोले मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। तो बोले मैं ग्वालियर में हूँ। सुबह तो बोले कि मैं सुबह की ट्रेन से आ रहा हूँ। तो उन्होंने प्लेन भेजा, अटल बिहारी वाजपेयी गए इंदिरा गांधी से मिले। सुन लिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा, मेरी बात संघ के प्रमुख से करा दीजिए। तो अटल जी ने कहा कि आप डायरेक्ट, बोले नहीं आप मेरी बात न कराइए, आपके जरिए मैसेज जाए। इंदिरा जी ने कहा कि देखिए ये पोजीशन है बांग्लादेश के, उसमें अटल जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि देखिए हम लोग तिरंगे के अंदर नीचे हैं, हम लोगों का कोई मतभेद नहीं, हम पूरा वो करेंगे। और देश हित में, देश एकता में उन्होंने ये बात उनको देवी स्वरूप के रूप में माना अटल जी ने, चूंकि वार पीरियड था। मैं आपको बता रहा हूं ये बात मानेक शाह ने स्वीकार की है, और ये बात जगजीत अरोड़ा ने भी स्वीकार की कि जिस समय मानेक शाह गए, मानेक शाह से इंदिरा जी ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान पे अटैक करना, ये पोजीशन, उन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आपको मैं बतला रहा हूं, मानेक शाह को इस बात का बहुत घमंड हुआ कि आरएसएस के लोग मुक्त वाहिनी के रूप में बांग्लादेश जा चुके थे, और प्लान ये हुआ कि जब भारत वहां पे एंट्री करेगा तो लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर देंगे, ढाका टू एंजल, ढाका टू कोहिमा, ढाका टू मालदा, इन रोडों के बीच में आरएसएस के लोग वहां पे रोड ब्लॉक कर देंगे तो उनकी आर्मी फंस जाएगी। ये आरएसएस का था, अटल बिहारी वाजपेयी का था। संघ मुख्यालय में जब पूछा गया तब संघ मुख्यालय ने इंदिरा जी से कहा कि विक्रांत जहाज जो है पानी का, वो आप अरब की खाड़ी से लाके बंगाल पे लगा दीजिए। ये संघ की सोच थी, संघ की राष्ट्रीयता पे कभी कोई उंगली नहीं। बाबू जगजीवन राम ने कहा था मुझे इस बात का घमंड है, मैं उनकी राष्ट्रीयता पे कोई प्रश्न। अब आपको बतलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, आज तक उनके ऊपर कोई शराब गोरी, कोई घूस रिश्वत,
कोई घूसखोरी किसी ठीक है का अजय जी, तुरंत आपके पास लौटेंगे अजय जी, तुरंत लौटेंगे अजय जी आपके पास। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अविरल। जिस तरीके से संघ प्रमुख का आज जन्मदिन और 100 साल संघ ने अपने पूरे किए हैं, उसी पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अजय जी लगातार बता रहे हैं कि कब कैसे क्या परिस्थिति बनी, 1962 के युद्ध की बात कर लेते हैं, 65 में फिर जब आपातकालीन लगा तो स्थिति जो है संघ ने बड़ी ही बेहतर तरीके से वहां पर निभाई थी। और चाहे सुरक्षा का जिम्मा संभालना हो या फिर जो इमरजेंसी लगी उसका विरोध करना हो, संघ ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों में अपना योगदान दिया है। किस तरीके से आप देखेंगे? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और ये गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। और जहां तक विषय है श्रद्धेय परम पूज्य मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी निश्चित रूप से हर स्वयंसेवक के प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, आदर्श हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी के द्वारा जिस तरीके से समाज में निरंतर कार्य किया जा रहा है, उनके मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक निश्चित रूप से उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। और जहां तक विषय संघ का, संघ हर जगह है और संघ हर जगह होकर भी स्वयं को कहीं प्रदर्शित नहीं करता है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा करता है, सेवा के भाव के साथ चलता है। और सेवा भाव की अगर बात कर ली जाए, अगर व्याख्या कर ली जाए बड़े स्तर पर विस्तृत तरीके से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी इस देश में विपदा आई, जब भी आपदा आई, जब भी आपत्ति आई, जब भी इस देश पे विपत्ति आई, चाहे वो युद्ध का काल रहा हो या महामारी का काल रहा हो, सबसे पहले खड़े होने वाला स्वयंसेवक था। और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की वर्सेस अदर लोगों की, तो कुछ लोग थे जो एसी कमरों में बैठकर ट्वीट खेलने का काम कोरोना काल में कर रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जमीन पे उतर के जनता की सेवा घर घर जाकर कर रहा था, अभूतपूर्व तरीके से कर रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता का, सद्भाव का विचार देता है, एक तरीके से सामाजिक समरसता की बात करता है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए शाखाओं की, अगर शाखा में जाके कोई भी व्यक्ति देखे तो उसे स्पष्ट रूप से जीता जागता इस चीज का उदाहरण मिल जाएगा कि किस तरीके से मां भारती की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगनशील स्वयंसेवक निरंतर मां भारती के हित में कार्य करने पर विचार करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जब कारगिल युद्ध की बात की जाए या फिर एक तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर ली जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं कि स्पष्ट है। चाहे 1965 की बात हो, 1962 की बात हो, 1971 की बात हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने है इतिहास कि किस तरीके से सबसे आगे खड़ा अगर नजर कोई आया तो संघ का स्वयंसेवक आया। जब कहीं आंधी आई, तूफान आया, भूकंप आया, महामारी आई या फिर एक तरीके से कहीं भी किसी प्रकार की बाढ़ या सुनामी संबंधी समस्या, कहीं कुछ भी आया, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या आई, तो सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक खड़ा नजर आता है। डंके की चोट पर इस विषय को सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शक के माध्यम से इस चीज को मैं रखना चाहूंगा। और जहां तक विषय है संघ पे सवाल खड़े करने वालों, जो संघ पे सवाल खड़ा करता है, मैं समझता हूं या तो उसे जानकारी नहीं है या फिर वो अपना एजेंडा रन करने का प्रयास कर रहा है, या तो वो अपनी पहले से एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक थॉट, एक थिंकिंग प्रोसेस बनाए बैठा है कि किस तरीके से अपने आप को लाभ पहुंचाना है, अपना एजेंडा चलाना है, या फिर वो अधूरा ज्ञान लिए बैठा है। तो मैं समझता हूं जहां तक विषय संघ को समझने का, और माननीय मोदी जी की अगर बात कर ली जाए, माननीय मोदी जी संघ के प्रचारक थे और संघ के प्रचारक रहते हुए किस तरीके से एक प्रचारक की अगर बात कर ली जाए, वो गांव गांव गली गली एक सूत्र में समाज को पिरोने का प्रयास करता है और साइकिल से घूम घूम के किस तरीके से संघ से जोड़ने का कार्य करता है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करता है। और उसके साथ साथ संघ का प्रचारक किस तरीके से दीपक की लौ की तरह खुद को जलाकर समाज में प्रकाश डालने का अभूतपूर्व तरीके से कार्य करता है। इस विषय को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। और अगर संघ को समझना है और मोदी जी को समझना है तो सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से एक छोटी सी अपील मैं करना चाहूंगा। ज्योतिपुंज पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। इस पुस्तक को सभी जो संघ के विरोधी हैं वो खरीदें और खरीद के पढ़ें, इसका अध्ययन करें विस्तृत तरीके से। उन्हें स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि संघ क्या है, क्या संघ का विचार है और क्या संघ करता है और क्या चाहता है।
तरीके से हमारी चर्चा लगातार जारी है, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनका रुख करेंगे। प्रवेश जी, जिस तरीके से लगातार हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, अविरल मलिक की तरफ से भी यहाँ पर कई सारे बिंदु यहाँ पर रखे गए। 1962 का जिक्र हुआ, 1965 का जिक्र हुआ, उसके बाद आपातकालीन का जिक्र हुआ, इमरजेंसी में जिस तरीके से विरोध किया गया उसका भी यहाँ पर जिक्र हो चुका है। लेकिन संघ ने बहुत कुछ सिखाया भी है। अगर हम शिक्षा को लेकर यहाँ पर बात करें तो उसमें बहुत कुछ सुधार यहाँ पर किए गए। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी कह रहे थे कि खास तौर पर जो आदिवासी लोग थे, जो उनका कटाव यहाँ से हो चुका था, उनको भी जोड़ने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है और जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आती है कि संघ के लोग काम बहुत करते हैं लेकिन कभी भी क्रेडिट की उम्मीद नहीं करते और ना कि वो क्रेडिट कभी मांगते हुए देखे जाते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। प्रद्युमन जी, क्या परिवार में क्रेडिट के लिए काम करता है क्या कोई व्यक्ति? नहीं। जब संघ कहता है कि ये समाज सारा परिवार है, एक बारी सुमंत ने राम जी से प्रश्न किया कि ये समाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ एक सहोदर का भाव का निर्माण हो जाए तो परिवार, तब समाज बन जाता है। सहोदर यानी परिवार हो जाना, भाई बंधु का भाव आ जाना। और उसी को महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब किसी के दुख में दुखी हो जाना और उसके सुख में आनंद का अनुभव करना, जब ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है तो समाज बन जाता है। तो भारत की परंपरा में समाज की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है, सा जमा अच, यानी मिलकर साथ चलना। और मिलकर कैसे चलेंगे व्यक्ति? जब मिलकर तब चलेंगे जब दोनों के अंदर आत्मीय भाव का निर्माण होगा, जब दोनों में एक होने के भाव का निर्माण होगा। तो यदि हमारा जनजातीय समाज है जो वनों में रह रहा है, अगर उसके मन में आएगा कि वो समाज आगे बढ़ गया, हम पीछे छूट गए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो उसके पास हमको जाना, जाकर के उसको मुख्य धारा में लेकर आना और साथ साथ चलाना। क्यों? क्योंकि वो हमारा कौन है? सहोदर है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है। ये संघ मानता है। इसलिए 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालयों की संकल्पना संघ देता है। जो हमारे पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे स्वयंसेवक कार्यकर्ता जंगलों में जाते हैं, एक छोटा सा स्कूल बनाते हैं, वहां पर लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ाकर शिक्षित करते हैं। तमाम तरह के वनवासी क्षेत्रों के अंदर बच्चों को लेकर के दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में हॉस्टलों में रखकर उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की व्यवस्था करना, यह संघ आज से नहीं कर रहा। यह लंबा समय हो गया, उस लंबे समय से करता आ रहा है। तो संघ यह है, क्यों? क्योंकि किसी भी शरीर एक शरीर है, यह समाज एक शरीर है। और अगर शरीर में कोई अंग हल्का सा भी डिफेक्ट हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो क्या शरीर को स्वस्थ कहा जा सकता है? क्या नहीं कहा जा सकता। और इसलिए समाज भी शरीर की भांति है। और अगर शरीर को स्वस्थ करना है तो समाज की एक एक इकाई को चुस्त और दुरुस्त करना है, उसकी व्यवस्था करनी। संघ ये सोचता है, इसलिए संघ समरसता की बात करता है। संघ कहता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को भी किसी आधार पर भेद का सामना नहीं होना चाहिए उसके साथ। और इसीलिए जब हिंदुत्व की बात हम करते हैं, मेरे अजय जी ने कहा ना हिंदुत्व, हम विशुद्ध रूप से हिंदुत्व की बात करते हैं और हमको गौरव है हिंदुत्व के विचार पर। और यह हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो हम समान आकुति, समान हृदयानी की बात करते हैं। जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो सहना भवतु, सहना भुनत्व की बात करते हैं। और जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना का एक मंत्र देते हैं। आपको लगता है प्रद्युमन जी दुनिया में किसी रिलीजन ने इस बात को कहा हो, किसी धर्म ने यह बात कही हो? हम तो धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व उसकी विचार शैली है, उसका जीवन तत्व है। और इस भारत की संस्कृति हिंदुत्व संस्कृति है। और इसलिए हिंदुत्व संस्कृति के अंदर इस्लाम से भी हमें परहेज नहीं हुआ, पारसियों से भी हमें परहेज नहीं हुआ, और भी तमाम तरह के लोग इस देश के अंदर आए, हमको कोई परहेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह हिंदुत्व कहता है अजय जी, यह हिंदुत्व सिखाता है
एकम सत विपरा बहुधा वदंती, बोला सत्य तो एक है, उसको बताने वाले मनीषियों ने, संतों ने, महंतों ने अलग अलग तरीके से ही बताया है, पर ट्रूथ इज वन। ये केवल कौन मान सकता है? हिंदुत्व वाले लोग मान सकते हैं। हम कोई वादी भी नहीं है। वादी इसलिए नहीं है क्योंकि वादी होने के बाद हमें कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, हमारा विरोधी। इसलिए प्रद्युमन जी, हमारा कोई विरोधी भी नहीं है, हम सनातन हैं और इस सनातन में सबको स्वीकार किया है। कोई पूजा करे तो ठीक, कोई पूजा ना करे तो ठीक, लेकिन उसके जीवन के जो तत्व हैं वो हिंदुत्व पर बेस्ड होने चाहिए। और हिंदुत्व की अगर बात करता हूं तो मानवता की बात करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके कल्याण की बात करता हूं। उस कल्याण के अंदर व्यक्ति केवल शामिल नहीं है प्रद्युमन जी, उस कल्याण के अंदर ये जीव जंतु, लता पता, पहाड़, पर्वत, सब कुछ शामिल हो जाता है। अरे क्या नहीं है शामिल? बिल्कुल, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तुरंत आपके पास लौटूंगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है और हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो दुनिया में बढ़ रही है। ठीक है, अजय जी बोलिए। देखिए, संघ का हमने लगभग 40 साल से लगातार कवरेज किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 1975 में इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर जनार्दन गड़पुले, नानाजी देशमुख और भागवत जी से मुलाकात हुई थी सन 75 में। उसके बाद वो BSSD कॉलेज में अधिकतर संघ के कैंप लगते थे, हमेशा आते थे, तो हमारी हर उस पर लगभग उनसे दर्शन हो जाते थे, नमस्कारा हो जाता। उनका मैंने जो व्यक्तिगत सुना है, इतना अच्छा वो म्यूजिक के वो बजाते हैं। उनका एक वो गीत था, वो इतनी अच्छी आवाज़ में, चंदन है इस देश की माटी, इतनी अच्छी आवाज़। हम आपको बता रहे हैं, अच्छे अच्छे गायक फैलोर हैं, इतनी उनकी भागवत जी की। दूसरी आपको बता रहे हैं, हमारी 1999 में भी बहुत बृहद बात हुई, वहाँ पर हुई वो इलाहाबाद में। उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जो पत्रकार थे वो भी हम लोगों के साथ थे। तमाम बार बात हुई, मगर उनके जो विचार हैं, उस विचार में एक बार हमने उनसे जातिवाद की बात पूछी थी। उन्होंने जो चीज़ बताई उससे हम लोगों के बिल्कुल होश उड़ गए। वहाँ पे जितने स्वयंसेवक हैं वो सब लोग, जिस भी मोहल्ले में कैंप वो मतलब पूरे देश के लोग आते थे, तो हर घर से खाना ले करके आते थे पैकेट, उसमें जातिवाद नहीं होता था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ किसी का सरनेम लिया ही नहीं जाता है, किसी का सरनेम ले। दूसरी मैंने खुद देखा है, जो सुना है भागवत जी के उसमें, कि अगर कप होंगे तो सबके एक होंगे। ऐसा नहीं कि आपका कप दूसरी स्टाइल का हो, आपका दूसरी स्टाइल का। और खाना अगर बनेगा तो एक साथ बनेगा, ऐसा नहीं किसी के लिए स्पेशल। जातिवाद को अगर किसी ने दूर किया है पूरे देश से अगर जातिवाद में, तो उसमें भागवत जी का प्रयास है। ये बात मैंने नहीं, ये प्रबल मुखर्जी जी ने कही थी। प्रबल मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने, उसके पहले भी उन्होंने कांग्रेस के उसमें कहा था कि देखिए उनसे सीखिए कि उन लोगों ने कितना कार्य किया है, और हम लोग कई चीज़ों में, कई मुद्दों में देश हित में उनसे सलाह ले सकते हैं। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस से सलाह ली। आरएसएस ने सब जगह ब्लैकआउट का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल, रात को लाइटें बंद। आरएसएस इतनी प्रभावशाली है, 1962 और 65 में रात को संघ वाले निकलते थे, लाइट बंद करिए, रोशनी बाहर ना आए दरवाजे से, नहीं तो चाइना बम मार देगा, पाकिस्तान के जहाज देख लें। पूरे उस पर ब्लैकआउट कर दिया गया था, घरों के अंदर दिए जलते थे। ये संघ का कार्य था। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने मदद ली। मैं आपको अभी बतला रहा हूँ, अभी हरियाणा पे जब भारत पाक का युद्ध हुआ अभी 3 दिन का, तो हरियाणा में एक मिसाइल गिरी, हम लोग तुरंत भागे। जब वहाँ गए तो सुबह पता चला वहाँ आरएसएस के लोग थे। बोले आप कैसे कह रहे हैं, हरियाणा में कई जगह गिरी, सिर्फ एक जगह गिरी, वो भी वो कहीं टारगेट पे नहीं, वो गिराई इंडिया के रॉकेट ने। और उन्होंने जो प्रूफ दिए, संघ मतलब संघ कितना सक्रिय है, कितना सक्रिय। मैं आपको ये भी बतला दूं, ताजुब की बात है कि एक न्यूज़ चली थी पूरे देश में, पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जा रहा आतंकवादियों को। 3 प्रमुख चैनलों ने दिखाई थी, जिनमें 2 चैनलों, भारत सरकार ने वो पाकिस्तान को डोजियर दिया कि देखिए ये चैनल। तो उन्होंने कहा अपने मीडिया चैनल से कहिए मुझसे बात करें। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने, वास्तव में उस संघ के लोगों ने दी थी ये बात, मीडिया ने भी स्वीकारी। संघ कितना सक्रिय है मैं आपको बता रहा हूं। मुजीबुर रहमान की हत्या के लिए संघ ने पहले बता दिया था। ये बात मिस्टर काव जो राव के प्रमुख थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। अगर हमारा तंत्र मजबूत है तो उनका भी तंत्र मजबूत है देश हित में।
जब बात हुई थी वो देश हित में नहीं है तो देश हित में। आपको बताना संघ का इसमें कोई संघ नहीं। भागवत जी ने, लोग हाफ पैंट पहनते थे, अधिकतर हंसी मजाक होती थी, उन्होंने उस ड्रेस को बदला। बौद्धिक शिक्षा का है वो बड़ा, बौद्धिक के शिक्षा के जो उनके नियम थे उस पर काफ़ी कुछ उन्होंने सुधार किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अडवाणी जी ने गलती की जिन्ना की मजाल में, तो अडवाणी जी वहां से आए, जब उतरे मैं देख रहा था, किसी ने हार तक नहीं डाला उनको, और अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। गडकरी ने ईमानदारी से सक्रियता जो है वो अजय जी पुल बनाए थे, तो उन्होंने गडकरी को और भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, समय कम बचा हुआ है। अविरल मलिक, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संघ ने बहुत कुछ देश को दिया है और देश में किस तरीके से एकजुटता दिखानी है, जातिवाद खत्म करना है, उस पर भी विशेष रूप से फोकस रहा। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है जातिवाद का, जातिवाद को कौन लोग बढ़ावा देते हैं, पहले तो इस चीज पर नजर एक तरीके से डालना महत्वपूर्ण है। विपक्ष के लोग अपने हित के लिए जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जबकि एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो सबको एकजुट करने का काम करता है और वो संविधान के तहत काम करता है। संविधान प्रियम्बल कहता है यूनिटी की बात, और वही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसा है जो संविधान को प्रोटेक्ट करने का अभूतपूर्व तरीके से काम करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक रहोगे तो नेक रहोगे, यही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्पष्ट रूप से इसके आधार चलता है। नंबर 2, जहां तक विषय है विपक्ष का और विपक्ष के आरोपों का, मैं समझता हूं संघ पे जो भी आरोप जितने भी लगाए जाते हैं और भी भविष्य में 1000 लगाए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ पाक साफ है। प्रणब मुखर्जी खुद आए थे। मैं समझता हूं उसी तरीके से इन लोगों को जाना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, और जाके समझ। बिल्कुल, अब समय कम है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और संघ पर अपनी बातचीत यहाँ पर हमारे साथ करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर 100 साल संघ ने अपने पूरे किए और मोहन भागवत जी का जन्मदिन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसमें उनकी तारीफ भी यहाँ पर की गई है। इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।